हाय एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट टॉपर्स। मेरा नाम है अमृता एंड मैं हूं आप सभी की अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर। तो डियर बच्चों, आई एम रियली होपफुल कि सारे बच्चों के लिए ये हमारी टॉप मोस्ट 10 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बहुत हेल्पफुल साबित हो रही होगी 19 मार्च क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिविजन के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे अब रिमेनिंग रहते हैं 7 चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जो है बेटा, इसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इस साल भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फटाफट से वो सारे क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पे मेंशन द नेम ऑफ द कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज अमीबियासिस। आप देख पा रहे हैं ये 2010 में पूछा गया था। देन बेटा यही क्वेश्चन 2012 में और यही क्वेश्चन 2010 और 13 में भी पूछा जा चुका है इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम। क्वेश्चन फ्रेमिंग लैंग्वेज इज डिफरेंट। ठीक है, तो क्या नाम लिख सकते हैं हम इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देख लो कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, सिम्टम क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। पहला वाला ये बोलता है। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट जो होता है बेटा, अमीबियासिस नाम की डिजीज को कॉज करने वाला एजेंट जो है उसका नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या नाम होता है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है बेटा इसका, ये है वाया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर की मदद से ये अमीबियासिस कॉजिंग प्रोटिस्ट का मेंबर, प्रोटोजोआ जो है हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। एंड अलोंग विद दैट जब बात होती है सिम्टम्स की, कि इसके क्या सिम्टम्स होंगे, तो सिंस दिस प्रोटिस्ट मेंबर causes infection in the alimentary canal of the human being, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के रहता है और लार्ज इंटेस्टाइन में ये इंटेस्टाइन के टिश्यू वॉल को डैमेज भी कर रहा होता है और बोर करके लिवर तक भी पहुंच सकता है बेटा। और उसी के अलावा ये जो है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर देता है म्यूकस लाइनिंग का इनसाइड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंड इसके कारण से पर्सन को इन्फ्लेमेशन, लूज मोशंस, ब्लड के साथ में फीकल मैटर, ब्लडी स्टूल्स भी पास आउट होते हैं। तो सिम्टम्स में क्या हो जाएगा? अब्डोमिनल पेन, ठीक है, एंड क्रैम्पिंग भी हो सकती है कि भाई बहुत पेन उठ रहा है और फिर कम हो रहा है, फिर दर्द उठ रहा है, फिर कम हो रहा है। दूसरा आ जाएगा बेटा डायरिया, ठीक है, एंड ब्लडी स्टूल्स, फीकल मैटर में ब्लड की प्रेजेंस। ठीक है, तीसरा बेटा क्योंकि कोई भी एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन है, डेफिनेट सी बात है कि फीवर होने के चांसेस भी रह सकते हैं, तो इट कैन बी अकम्पनीड बाय फीवर ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, ये सारे मेजर सिम्टम्स पर्सन के अंदर आने वाले हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, है ना। आप देखिए यहाँ पे ये सेम ही क्वेश्चन हमारे से पूछ रहे बार बार, है ना, सेम ही क्वेश्चन, तरीका अलग अलग है पूछने का। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। देन आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर में आया था 2015 में, इसलिए 2017 में पूछ लिया गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, योर क्लासमेट कंप्लेन्स ऑफ हेडेक एंड कफ, द डॉक्टर कंफर्म्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया and not common cold. On the basis of certain symptoms, list these symptoms. अब बेटा यहां पर ही कह रहे डॉक्टर बताते हैं कि इसको कॉमन कोल्ड नहीं है बल्कि इसको निमोनिया हो गया। मेंशन 2 प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड। ठीक है, तो भाई निमोनिया है, इसके क्या सिम्टम्स होने चाहिए? निमोनिया हुआ है, ऐसे कैसे बता सकते हैं? ठीक है, तो हम बोलेंगे कफ। ठीक है, कफ जो है वो परसिस्टेंट कफ के जैसा होगा। कैसा है? परसिस्टेंट, मतलब बार बार खांसी आ रही है और साथ ही साथ में हम बोलेंगे कि कफ वेट कफ रहने वाला है। सिंस द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, सिंस द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज अफेक्टेड। ठीक है, और इसी के साथ साथ में बेटा पर्सन को कंजेस्टेड फीलिंग भी आ सकती है।
चेस्ट में भारीपन, कंजेशन की फीलिंग भी उसको बरकरार रहेगी। तो कंजेशन, ठीक है, इन लंग्स, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। और बेटा क्योंकि निमोनिया है, निमोनिया में भी फीवर आता है, तो अकम्पनीड बाय फीवर, ये सारे सिम्टम्स आएंगे तो निमोनिया के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर ये निमोनिया की लेवल सिवियरिटी बढ़ गई है तो हम कैसे समझ पाएंगे? बेटा इसमें स्किन का कलरेशन, नेल्स का कलरेशन, लिप्स का कलरेशन ब्लूइश होने लग जाता है। तो अगर ब्लू ब्लू लगने लग जाए इंसान, तो मतलब उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इतना बढ़ गया है, लंग्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं कि वो CO2 को बाहर फेंक पाए, इसीलिए वो CO2 ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ स्किन, नेल्स वगैरह करवा सकता है, लिप्स स्पेशली, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन हमारा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है बैरियर्स टू इम्यूनिटी, जिसमें कि इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर्स पे क्वेश्चन इस साल तुम्हारा 100% बनना ही बनना है, कुछ भी कर लो तुम, ठीक है। तो है एनी टू टाइप ऑफ सेल्स विच एक्ट एज अ सेल्यूलर बैरियर। सबसे पहले क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे बेटा? सेल्यूलर बैरियर की तरह कौन कौन से सेल्स फंक्शन कर सकते हैं? तो हम बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गया, ठीक है। और बेटा और क्या सेल आता है? हम बोलेंगे NK सेल होता है, नेचुरल किलर सेल। ये दो सेल्स हो सकते हैं जो कि सेल्यूलर बैरियर टू इम्यूनिटी रहने वाले हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस में फैगोसाइटिक एक्शन देखने मिलती है, और NK सेल्स जो होते हैं बेटा, ये परफोरिन चैनल्स इंट्रोड्यूस करके बैक्टीरिया या बैक्टीरिया को लाइज कर देते हैं, वायरस को नहीं, बैक्टीरिया को लाइज कर देते हैं। सेकंड देखते हैं हम लोग, थाइमस ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड इज डिजेनरेटिंग राइट फ्रॉम द बर्थ ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या इंपैक्ट आएगा हेल्थ पे? भाई थाइमस इज द साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो सिंस इन थाइमस T lymphocytes mature, the malfunctioning of thymus, क्योंकि थाइमस malfunctioning कर रहा है यहां पे, causes, ठीक है। क्या क्या कॉज करेगा बेटा? हम बोलेंगे कि पर्सन जो है प्रोन हो जाएगा इन्फेक्शंस के, ठीक है। तो प्रोननेस टू इन्फेक्शंस, अधिकतर इन्फेक्शंस उस इंसान को हो सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा हम बोलेंगे सप्रेस्ड इम्यूनिटी, उस इंसान की ओवरऑल इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस्ड रहने वाली है, ठीक है। बच्चे की इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहने वाली है, वो मल्टीपल डिजीजेस कैच कर सकते हैं आसानी से। ओहो, माइक टूटने वाला था बस। अब देखते हैं थर्ड वाला क्या है, हाउ डू साइटोकाइन बैरियर प्रोवाइड्स इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमन। साइटोकाइन बैरियर्स में वो केमिकल्स हमें बताने हैं जो कि इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा रिलीज हो रहे हैं इन्फेक्शन से, बाकी सेल्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो यहाँ पे हम इंटरफेरॉन्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दैट इंटरफेरॉन्स नाम के केमिकल्स जो होते हैं बेटा, ठीक है, इंटरफेरॉन्स जो है आर सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, आर सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल and they prevent surrounding cells, ठीक है, अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, है ना। तो सराउंडिंग सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स करते क्या है? इंटरफेरॉन्स जो है वो सराउंडिंग सेल्स में वो एंजाइम्स बनवाना बंद कर देते हैं, वो प्रोटीन्स बनवाना बंद कर देते हैं जो कि वायरस के रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। यानी कि ऐसा बोल दो कि इंटरफेरॉन रिलीज हुआ तो सराउंडिंग सेल को बोलेगा सुन तो ये प्रोटीन और ये एंजाइम मत बनाइयो। वो कहेगा क्यों मत बनाओ? तो वो कहेगा कि तू अगर ये बनाएगा तो तेरे पे भी वायरस इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। तो कहता है ठीक है मैं ये एंजाइम प्रोटीन बनाना बंद कर देता हूं। इस प्रकार से इंटरफेरॉन्स एक्शन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा। What is withdrawal symptom? List any 2 symptoms it is characterized by. Now, withdrawal symptom क्या होता है? किसी भी ड्रग को अगर आप सडनली लेना बंद कर देते हैं, ड्रग अब्यूज वाले पेशेंट्स,
तो फिर उस ड्रग के विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में बॉडी फिजिकली सपोर्ट ही नहीं करती है इंसान को और कुछ ना कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करना चालू कर देती है, जिससे कि उसकी लाइफ अफेक्ट हो जाती है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज अफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम इज symptom comes when a person suddenly stops taking a drug he she was abusing। ठीक है, मतलब जो ड्रग को वो अब्यूज कर रहे थे अभी तक बेटा, वो ड्रग को वो सडनली लेना बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग अब्यूजर्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, अब आप इसको और अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हो, थोड़ा इंग्लिश मॉडिफाई कर लियो इसमें। ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम्स में क्या आ सकता है, जैसे मैंने कह दिया ट्रेमर, पूरी बॉडी कांप रही है, हेडेक, सर दुख रहा है। ठीक है, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं विड्रॉल सिम्टम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। What is an antibody molecule? Why is an antibody molecule represented as H2L2? Draw the diagram of the antibody. एंटीबॉडी के डायग्राम बनाने पे क्वेश्चन आ सकता है। और H2L2 क्यों बोलते हैं ये भी आ सकता है। तो मैंने आपके लिए बना बनाया डायग्राम ले लिया बेटा, आप ये डायग्राम सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आता है तो। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वाई शेप का, है ना, वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। दो इसके पास में हैवी चेन्स होती हैं जो कि बड़ी चेन्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, और दो चेन्स इसके पास में छोटी चेन्स होती हैं बेटा जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। लाइट चेन्स, हैवी चेन्स दो दो हैं, इसलिए H2L2 बोलते हैं। अब हम और क्या देख पा रहे हैं, दोनों हैवी चेन्स आपस में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। हैवी चेन और लाइट चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़ी हुई है। लाइट चेन में और हैवी चेन में इंटरनली भी काफी सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ में हम ये देख पा रहे होते हैं बेटा कि इतना हिस्सा जो है इसका यहां से लेकर के यहां तक का, ये कहलाता है वेरिएबल रीजन। ठीक है, और बेटा इतना रीजन जो है ये कहलाता है कांस्टेंट रीजन। ठीक है, ऐसे बेटा यहां पर इतना रीजन जो है यहां से लेकर के यहां तक का, तो मान लो ये कहलाता है कांस्टेंट रीजन, और इतना रीजन जो है ये कहलाता है वेरिएबल रीजन। ठीक है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन में क्या होता है, सारी की सारी एंटीबॉडीज जितनी भी बनती हैं बेटा उन सब में वेरिएबल रीजन के अंदर ही अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस डिफरेंट होते हैं, कांस्टेंट रीजन में सेम अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया H2L2 का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ओके, बन जाएगा सभी से, डायग्राम इजी है। अब हम और क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसी डायग्राम में हम ये देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल रीजन है बेटा उसके लाइट एंड हैवी चेन के बीच में यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम इस हिस्से को फ्रेगमेंट AB भी लिखते हैं। फ्रेगमेंट AB वो हिस्सा है जो कि एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी है, और बेटा इस हिस्से को हम FC बोलते हैं। ये क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट कहलाता है, इतना हिस्सा यहां से लेके यहां तक का क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट है, और यहां से लेके यहां तक का एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी भी कहलाता है। रिवाइज कर लोगे, कभी बाय चांस डिटेल में एक्सप्लेन करने पूछ लिया तो हमें लिखने भी आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहा है ये है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट टू कैंसर, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑन्कोजीन्स, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, सबको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, बेनाइन ट्यूमर समझ लेते हैं। देखो बेटा, जब भी कोई सेल्स एबेरेंट क्रोमोसोमल डिवीजन परफॉर्म करके और लंप या मास ऑफ सेल्स बना देते हैं तो हम उसे ट्यूमर बोलते हैं। अगर कोई ट्यूमर एक लोकलाइज एरिया में है और फर्दर और ग्रो नहीं कर रहा, जितनी उसकी ग्रोथ हो गई है उतनी ही उसकी ग्रोथ है, बाकी किसी भी ऑर्गन्स पे प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, एक लोकलाइज्ड ट्यूमर है, तो हम उसे बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं। अगर कोई ट्यूमर कंटिन्यूअसली डिवाइड करते ही जा रहा है, अपना साइज बढ़ाते ही जा रहा है और आसपास की ब्लड वेसल्स को रप्चर करते हुए इस ट्यूमर के सेल्स ब्लड वेसल में पहुंच गए हैं और डिस्टेंट ऑर्गन साइट्स में जाकर वहां पर भी इसके ट्यूमर बन रहे हैं, लंप्स बन रहे हैं, कैंसर बोलेंगे हम उसको फिर। ठीक है, कैंसर का मतलब हमेशा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर विल बी
a kind of spreading tumor where the tumor cells enters inside the blood vessels and reaches to distant sites where they will be growing. ठीक है, तो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर दोनों की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए. मैलिग्नेंट ट्यूमर ही मेटास्टेटिक कैंसर कॉज करता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर के द्वारा कॉज्ड कैंसर ट्रीटमेंट में टाइम भी लेता है और बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स अपनाने पड़ते हैं. इसको ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इसको ठीक करना बहुत इजी होता है सर्जिकली. ठीक है, देन ऑन्कोजीन्स क्या होता है? जिसके कारण से कैंसर हुआ है उसे हम ऑन्कोजीन्स बोल सकते हैं, ऑन्कोजेन्स बोल सकते हैं और कार्सिनोजेंस बोल सकते हैं. ऑन्कोजीन्स नहीं, ऑन्कोजेन्स लिखा है, सॉरी, ये ऑन्कोजीन्स है. ऑन्कोजेन्स या कार्सिनोजेंस, द एजेंट्स व्हिच कॉजेस कैंसर आर कॉल्ड एज ऑन्कोजेन्स और कार्सिनोजेंस. एग्जाम्पल, फिजिकल एजेंट में क्या क्या हो सकता है बेटा? तो मैं बोलूंगी रेडिएशन हो सकती हैं, टबैको चूइंग हो सकता है. केमिकल में हम बोलेंगे डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, एटसेट्रा. ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरल ऑन्कोजेंस हो सकते हैं, सेल्यूलर ऑन्कोजेंस हो सकते हैं, है ना. अब ऑन्कोजीन्स क्या होता है? ये देखो, ऑन्कोजीन्स का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन. अब वायरल इन्फेक्शन में वायरस ने अपना डीएनए ह्यूमन डीएनए में इंटीग्रेट करवा दिया. ठीक है, अब बेटा वो वायरल इन्फेक्शन हो गया और पर्सन ठीक भी हो गया, लेकिन थोड़े समय के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि वो वायरल ऑन्कोजीन्स जो वो इंसर्ट करके गया था, अब वो रैपिडली जो है कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन कॉज करवा रहे हैं उस सेल में, उस टिश्यू में, एंड फॉर्मेशन ऑफ कैंसर हो रहा है. तो हम ऐसे जीन्स को बोलते हैं ऑन्कोजीन्स. जो जीन्स कैंसरस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन कॉज करवाते हैं उन्हें हम ऑन्कोजीन्स बोलते हैं. लास्ट आता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैसे समझेंगे? मान लो बेटा कि एक एपिथेलियल टिश्यू है हमारे पास में और ये एपिथेलियल टिश्यू जो है नॉर्मली प्रेजेंट है. ठीक है, मैंने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू में से कोई एक सेल जो है बेटा, ये एक आधी सेल यहां से हट गया गलती से, तो इसका रिप्लेसमेंट सेल जो है वो भी ऑलमोस्ट उतना ही साइज का बनना चाहिए जितने की ये बाकी तीनों सेल्स हैं. लेकिन जो रिप्लेसमेंट सेल है बेटा उसने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर दिया और अब नॉर्मली वो ग्रो हो गया. ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? ये फर्दर माइटोटिक डिविजन्स कॉज करके अब नॉर्मल लंप्स ऑफ सेल्स बना रहा है. इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. जो नियर बाय सराउंडिंग सेल्स है उतना ही कॉन्टैक्ट होकर के ग्रोथ होना चाहिए था, लेकिन ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर चुके हैं, ये लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अब नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं. ऐसे हम बोलेंगे लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी. ठीक है, तो कैंसरस सेल्स जो होते हैं बेटा ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर चुके होते हैं. वहीं पर जो नॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी के, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होते हैं. 7th वाला देखते हैं. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस आफ्टर इट गेन्स एंट्री इन द ह्यूमन बॉडी. बच्चों ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं. डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ HIV. हाउ AIDS is caused. What causes AIDS? मल्टीपल 5-6 क्वेश्चंस AIDS के बारे में मिक्स करके दे सकते हैं. How a person can avoid sexually transmitted disease like AIDS? What can spread AIDS, etc. ठीक है, तो हमारे से बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स करके भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आप ये वाला और वाला देख पा रहे हैं. How does HIV replicate in host? How does HIV infected patient lose immunity? List 2 symptoms of the disease. ठीक है, तो हमें ना पूरा HIV का मोड ऑफ इन्फेक्शन आना चाहिए और इसे बेटा डायग्राम बना के समझाएंगे तो पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं. फ्लो चार्ट में इसको प्लीज मत लिख के आना, डायग्राम बना देना. तो रेट्रोवायरस जो है बेटा इसके पास में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ में होता है प्रोटीन कोट. ये रेट्रोवायरस जो है ये जब ह्यूमन के बॉडी में एंटर कर गया है तो ये 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स को अटैक कर सकता है. एक होता है मैक्रोफेज और दूसरा होता है टी हेल्पर सेल. ठीक है, HIV वायरस बॉडी में आने के बाद में 2 ही सेल्स पे अटैक कर सकता है, पूरी बॉडी के सब सेल्स को अफेक्ट नहीं करता वो. ठीक है, तो जैसे बेटा वायरस ने अपना जीनोम यानी कि RNA हमारे सेल में एंटर करवा दिया तो अब हमारे सेल में वो RNA से DNA बनवाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो आप ये देख पा रहे हैं बेटा जैसे ही इसने इन्फेक्ट किया है RNA से बन गया है वायरस का DNA. ठीक है, और अब ये जो DNA है वायरस का बेटा ये हमारे होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा
अब होस्ट सेल के जीनोम में अगर ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो होस्ट सेल वायरस के आरएनए, वायरस के प्रोटीन्स बनाना चालू कर देगा। तो वायरस का आरएनए बन रहा है, वायरस का प्रोटीन बन रहा है, और इस तरीके से मल्टीपल वायरसेस बन रहे हैं हमारे सेल्स से। तो हम बोलेंगे कि मैक्रोफेजेस जो है ये वायरस की प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बन गए ये, ठीक है। ओके चलो समझ गए सभी बच्चों को ये क्वेश्चन है ना। तो अब हमारे से क्या पूछ रहे हैं, हाउ डज HIV वायरस रेप्लिकेट इन होस्ट, ये तो हमने ड्रॉ करके बता दिया। हाउ डज HIV इन्फेक्टेड पेशेंट लूज इम्यूनिटी, सिंस HIV वायरस इज टारगेटिंग द T helper cells and reduces its count to less than 200 per mm³। 200 पर mm³ से भी कम हो जाता है बेटा HIV इन्फेक्टेड पर्सन में T helper cells का काउंट। और ये कितने समय में होता है, इन्फेक्शन होने के बाद 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं सिम्टम्स आने में, ठीक है। इंक्यूबेशन टाइम लंबा होता है इस वायरस का, इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। जितना इम्यूनिटी ज्यादा है उतना देर लगेगी इस वायरस को जो है रेप्लिकेट करने में, बॉडी में सिम्टम शो करने में, ठीक है। तो HIV इन्फेक्टेड पर्सन में क्या हो रहा है, T helper सेल का काउंट कम हो गया, तो अब पर्सन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहे हैं, मतलब कि आसपास जो फंगस है वो भी उसको इन्फेक्शन कॉज कर देगी, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर देगा, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन कॉज कर देगा, मतलब हर कोई उसके ऊपर अटैक कर पा रहा है क्योंकि उसकी डिफेंस सिस्टम बहुत कम हो गई है, इम्यून सिस्टम उसका बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। सिम्टम्स क्या होंगे इस डिजीज के, सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम आता है द पर्सन बिकम्स प्रोन टू मेनी डिजीजेस, ठीक है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स होने लग जाएंगे उसके बॉडी में, है ना। और सेकेंड थिंग, देयर कुड बी चांसेस ऑफ कैंसर्स लाइक ल्यूकेमिया, ठीक है, ब्लड कैंसर होने के चांसेस रहते हैं इस इंसान में, बिकॉज बहुत सारे पैथोजेंस उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास में आया है CBSE 2011 में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मॉर्फिन, कोकीन और मैरिजुआना का सोर्स बताना है मेडिसिन का, और इनका फंक्शन बताना है बेटा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, मॉर्फिन जो है ये ओपियोइड कैटेगरी में आता है, और इससे जिस प्लांट से मिलता है हमें, उस प्लांट का नाम होता है विथानिया सोमनिफेरम, ठीक है। कोकीन जो है बेटा ये कोका अल्कोलॉइड्स एरिथ्रोजाइलम कोका से हमें मिलता है, और मैरिजुआना जो है बेटा, मैरिजुआना, गांजा, हशिश, चरस, ये सब के सब कैनबिस सटाइवा नाम के प्लांट से मिलता है। सबके इफेक्ट अलग अलग टाइप के हैं। मैंने आपके लिए क्या करा, इन सब का एक प्रॉपर पैराग्राफ बना दिया कि गलती से ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने फंस जाए तो तुम ये रिवाइज करके जाना एग्जाम के पहले, स्क्रीनशॉट ले लो इन सब चीजों का। देखो तो हेरोइन क्या होता है, ओपियोइड से मिलने वाले मेडिकेशंस में मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन, 3 नाम आते हैं। हेरोइन डिप्रेसेंट है और नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है, तो बॉडी के फंक्शंस को भी स्लो डाउन कर देता है। मॉर्फिन जो है बेटा लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से निकालते हैं, पैपेवर सोमनिफेरम, विदेनिया सोमनिफेरम, सो सॉरी गाइस वो तो अश्वगंधा होता है, आई एम सो सॉरी फॉर माय वर्ड्स, पैपेवर सोमनिफेरम, ठीक है, इनके जीनस तो अलग है, स्पीशीज सेम है, तो गलती से मैंने थोड़ी देर पहले विदानिया सोमनिफेरम बोला है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, वो अश्वगंधा प्लांट का नाम होता है, ये पैपेवर सोमनिफेरम होना चाहिए, ठीक है। ओपियम पॉपी प्लांट इसको हिंदी में बोलते हैं, अफीम का पौधा। हेरोइन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इज अ व्हाइट कलरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। बेटा मॉर्फिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हेरोइन, और इसका एक्शन कैसा होता है, डिप्रेसेंट एक्शन होता है बेटा, स्लो कर देता है बॉडी के फंक्शंस को, और मॉर्फिन जो है सिडेटिव है, पेन किलर है, और जो पर्सन की सर्जरी हुई है उसे दिया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जीआईटी में, दोनों जगह पे इस मॉर्फिन के बाइंडिंग रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोका अल्कलॉइड्स या कोकेन जिसे हम लोग बोल रहे हैं, ये बेटा किससे मिलता है, एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से मिलता है, इसे कोका या क्रैक बोला जाता है। एंड बेटा कोका या क्रैक जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा होता है, ठीक है, और इसीलिए क्योंकि इसके स्टिमुलेटिंग एक्शन होती है, कई बार हम ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है डोपिंग जब करते हैं तो कोकेन अल्कलॉइड्स की डोपिंग वो कर लेते हैं, और उनका परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में इंप्रूव्ड रहता है, ठीक है। इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन का स्पोर्ट्स होने के पहले, शुरू होने के पहले डोपिंग टेस्ट किया जाता है, जिससे कि ये पता किया जाए कि कहीं वो कोई मेडिकेशंस लेकर के अपना परफॉर्मेंस एनहांस तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होता है बेटा ये, और अगर ज्यादा किसी ने ले लिया तो पहली बात तो उसको थोड़ी देर के लिए टेम्पररीली अच्छा लगेगा और टेम्पररीली एनर्जेटिक फील करेगा पर्सन, लेकिन अगर ज्यादा ले लिया बेटा तो फिर हेडेक, कन्वर्जन्स, हेलुसिनेशंस और डेथ भी कॉज कर सकता है, बिकॉज ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर एक्शन करता है, और अगर बहुत ज्यादा एक्सैगरेटेड हो गया है इसका एक्शन तो फिर रेस्पिरेटरी फेलियर से डेथ भी हो सकती है इंसान की। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स कैनबिस सटाइवा प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं और ये हेलुसिनोजेनिक एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, जो भी पर्सन कैनाबिनॉइड्स का ड्रग अब्यूज कर रहा है वो हेलुसिनेशंस फेस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बेटा कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पे एक्शन कर रहे होते हैं और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड सीएनएस दोनों के ऊपर इनकी एक्शन होती है कैनाबिनॉइड्स की। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9th है शायद से, 9th है, यस 9th क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं बेटा। ऑन अ विजिट टू अ हिल स्टेशन वन ऑफ योर फ्रेंड सडनली बिकम अनवेल एंड फेल्ट अनईजी। कोई इंसान हिल स्टेशन पे गया और अनईजी फील करने लगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि वो अनईजी फील कर रहा है? लिस्ट द 2 सिम्टम्स यू वुड लुक फॉर दे टर्म इट टू बी यू ड्यू टू एलर्जी है। अच्छा, अगर ये एलर्जी के कारण से हो रहा है तो कोई 2 एलर्जेंस के नाम बताओ। ऐसा नहीं, कोई 2 सिम्टम बताओ। तो सिम्टम में क्या हो जाएगा? रनी नोज, ठीक है, एंड और क्या हो सकता है? रनी नोज हो सकता है, और इसके अलावा हम बोलेंगे रेड फेस, रेडनेस इन आईज, है ना, पफी फेस, स्वॉलन फेस, ये सब हो सकता है। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन एलर्जन। भाई एलर्जन के कॉन्टैक्ट में जैसे हमारा इम्यून सिस्टम आता है तो सबसे पहले क्या होता है? तो एलर्जन के कांटेक्ट में आते से बेटा हमारे मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, डीग्रैन्युलेट हो जाते हैं और हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन के रिलीज से बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होता है, वैसोडाइलेशन भी होता है, और अगर ये इन्फ्लेमेशन वैसोडाइलेशन को रोका नहीं गया तो पर्सन की ऑस्मो शॉक से डेथ भी हो सकती है, इंटरनल ब्लड लॉस हो सकता है उस इंसान की बॉडी में। Then name 2 drugs that can be recommended for immediate relief. एंटीहिस्टामिनिक दे सकते हैं बेटा इस पर्सन को, एंटीहिस्टामिनिक्स है ना, हिस्टामिन के अगेंस्ट जो काम करते हैं, एंड इसके अलावा बेटा स्टेरॉइडल मेडिकेशंस दिए जा सकते हैं जो कि एकदम से इम्यून रिस्पॉन्स को स्लो डाउन करेंगे ताकि पर्सन जो है उसमें इम्यून रिएक्शन बहुत एक्सैगरेटेड ना हो जाए। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रायर टू अ स्पोर्ट्स इवेंट, ये अपन ने आज ही बात करी। The blood and urine samples of sports person are collected for the drug test. Why there is a need to conduct such test? Since there are so many drug which are abused in a manner so that the sports person, if they takes it, then they feel more energetic and try to improvise their sports performance because of the medicines. ठीक है? Name the drugs that authorities usually look for. They will be looking for the coca alkaloids or cocaine, coca alkaloids or cocaine. ठीक है? Then what are the generic names of the plant from which these drugs are obtained? So these drugs are obtained from the plant Erythroxylum coca. Also cannabis based medications are also drug abused sometimes by some of the sports person to feel more happy, ठीक है, and less pressurized. चलिए, तो दिस इज ऑल बेटा, ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पर और कुछ छूट तो नहीं रहा है? छूट रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मलेरिया, है ना, मलेरिया की लाइफ साइकिल, उसके ऊपर बेटा क्वेश्चन आ सकता है। स्क्रीनशॉट लेकर के आपको मतलब इमेज दे देंगे वो जो हमारे मलेरियल प्लाज्मोडियम की है, और पूछेंगे कि यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम of the life cycle of plasmodium, explain malaria of different types, what is the most deadly malaria, ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास में आ सकता है। तो ये थोड़ा सा और पोर्शन जो रिवाइज करके जाना है इस चैप्टर में से, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ में हमारा ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग अब नेक्स्ट मिलने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के साथ में, और आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर तक का ही पोर्शन हम लोग कवर अप करेंगे। उसके बाद कल हमारा जो फाइनल डे रहता है, हम बचे हुए जो हमारे 5 चैप्टर्स है उनका भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास में आज का दिन है, कल का दिन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फटाफट से रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है।
ये क्वेश्चंस में से तुम्हारा कम से कम 60 मार्क्स के आसपास का पेपर बन जाएगा, इसीलिए इनको ध्यान से रिवाइज करके जाना। ठीक है, जो बच्चों ने पहली बार ये अभी वीडियो देखा है बच्चों, इसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने रेडी कर दिया आपके लिए। आप वेदांतु नीट टॉपर्स पे इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप वन शॉट्स देखना चाहते हैं चैप्टर के, तो वन शॉट ब्रह्मास्त्र सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हमने हर चैप्टर के वन शॉट्स आपको पढ़ा दिए इन कंप्लीट इलाबोरेशन, कंप्लीट डिटेल। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट टॉपर्स। थैंक यू सो मच।